हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आई एम वेरी श्योर कि मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक आपको अपलोड करके दिए वो सब आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। एंड खासकर ये 30 मिनट वाले वीडियोस जो आप लोगों को लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और उसी वीडियोस के अंदर एक एपिसोड नंबर 7 ऐड होने जा रहा है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट स्कोर्स। ये टॉपिक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन कल देखने को मिल सकता है आपको। सो आई विल टेक ओनली 15 to 20 minutes टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोर्स। तो सबसे पहले तो स्कोर्स का मतलब आप सबको मालूम होगा, दिस इज सेबीज कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। देखिए, आप सबको मालूम है कि जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं सेबी एक्ट के अंदर, तो सेबी एक्ट के अंदर ये साफ कहा गया कि सेबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेबी को प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को। सबको मालूम है। अब इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में सबसे जो बड़ी भूमिका निभाई जाती है ना, दैट इज कि उसकी कोई भी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी कंपनी या अगेंस्ट एनी इंटरमीडियरीज उसको समय से रिड्रेसल होना चाहिए। अब इसके लिए ना टाइम टू टाइम सेबी बहुत ज्यादा नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड फाइनली ये जो स्कोर्स आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाया गया जिसमें आप लोगों की कंप्लेंट को ऑनलाइन रिड्रेस किया जाएगा, और वो भी बहुत टाइमली, एंड दैट टू अंडर द ऑब्जर्वेंस ऑफ सम डेजिग्नेटेड बॉडी। तो बेसिकली अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मिस्टर एक्स को कोई प्रॉब्लम है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, तो सेबी चाहता है कि भैया पहले तो आपको जिसके साथ प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट उसी को कंप्लेंट फाइल करो। याद रखना, हर कंपनी की हर इंटरमीडियरीज का एक सेपरेट डिवीजन होता है, आपने एलओडीआर में पढ़ा होगा, जिसका काम है इन सभी कंप्लेंट को रिड्रेस करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला टाइमली, या आपको रिप्लाई तो मिला लेकिन दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, तो फिर आपको एक चॉइस दिया जा रहा है कि अगर आप चाहो तो अपने आप को स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कराओ, और यहां पर आप कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करो, एंड देन इट विल बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेबी। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि सपोज करो कि एक आदमी स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर आकर कंप्लेंट करना चाहे तो वो कैसे करेगा, एंड इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। यानी कि कौन इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगा, कितने समय में वो रिजॉल्व होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट कब तक आ जाएगी मेरे पास, एंड इन केस इफ कंप्लेनेंट इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद दैट एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, तो फिर उस केस में क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। तो ये सारे प्रोसीजर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं कि स्कोर्स के अंदर किस तरह की कंप्लेंट जा सकती है, या कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनको स्कोर्स जो है वो एंटरटेन नहीं करता है। ठीक है ना। टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि कितने समय तक आप लोग स्कोर्स के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जिस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो हम वन बाय वन करके इनको एड्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है पता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मान लो मिस्टर एक्स को रिलायंस के अगेंस्ट मान लो स्कोर्स में जाकर कंप्लेंट करनी है, तो पहले मिस्टर एक्स को क्या करना होगा। सबसे पहला काम मिस्टर एक्स को इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है ना। www.scores.gov.in, और अपने आप को पहले आपको रजिस्टर करवाना होगा। अब होता क्या है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, लाइक आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको देकर पहले अपने आप को रजिस्टर आप करवाएंगे। ठीक है सर। तो स्टेप नंबर 1 में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया। ठीक है। अब सवाल ये है कि आप कब तक, मतलब व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। तो यहां पे लॉ ने क्लियर कर दिया कि भाई आपके पास ना 1 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मान लो कंप्लेनेंट ने अप्रोच करा था एंटिटी को फॉर रिड्रेसल, और एंटिटी ने आपकी रिजेक्ट कर दी कंप्लेंट, तो यहां से 1 साल। या फिर कंप्लेनेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंसर्न एंटिटी, मतलब आपने कंप्लेंट फाइल करी बट आपको कोई भी वहां से
कुछ रिप्लाई ही नहीं आया, या फिर रिप्लाई तो आया बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो आप इस पर्टिकुलर केस में 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन आप स्कोर्स में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैसे करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कब तक फाइल कर सकते हैं? 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, और कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है सर, अब यहां पर ना बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनको स्कोर्स डील नहीं करता। आप खुद सोच के देखो जरा, मान लो एक कंपनी डीलिस्ट हो गई है, स्कोर्स कहता है कि भैया डीलिस्टेड कंपनीज के लिए मेरे पास मत आना, या कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है, या कंपनी का जो नाम है वो स्टक ऑफ हो चुका है। तो देयर आर रीजंस जहां पर स्कोर्स आपकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं करता। तो पहले तो वो क्या कहता है, अगर कंप्लेंट अनलिस्टेड या डीलिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट है तो सर यहां पर हम आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेंगे। दूसरा, कंप्लेंट जो है रिलेटेड टू उन केसेस के अगेंस्ट है जो कि ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। या सीधी सी बात है, मान लो अगर कोई मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है तो वहां पर स्कोर्स कहता है कि मैं बीच में इंटरफेयर कैसे कर सकता हूं, तो फिर हम उन मैटर्स को यहां पर एंटरटेन नहीं करेंगे अगर वो उन केसेस से रिलेट करेंगे जो कि कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है जी, ऐसी कंप्लेंट फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी। क्या मतलब है, मान लो आपका जो कंप्लेंट था वो एलआईसी के अगेंस्ट था, ठीक है ना, और वो कंप्लेंट एलआईसी के अगेंस्ट था, और एलआईसी के ऊपर तो रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आईआरडीए, है ना। तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर आपकी कंप्लेंट जो है ना वो हमें ऐसा लगेगा कि वो किसी और रेगुलेटरी बॉडी के परव्यू में फॉल कर रही है तो फिर हम उसको यहां पर एंटरटेन नहीं करेंगे। या फिर उन कंपनीज के अगेंस्ट जो कि आईबीसी में जा चुकी हैं, या कंपनीज वेयर नेम ऑफ द कंपनी ऑलरेडी स्टक ऑफ हो चुका है फ्रॉम आरओसी, या लिक्विडेटेड कंपनीज हैं, या कंपनीज अंडर लिक्विडेशन है। कंप्लेंट विच आर इन द नेचर ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस लाइक इंफॉर्मेशन गिवन टू द सेबी रिगार्डिंग एनी वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी लॉस। ठीक है जी, मतलब ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनको स्कोर्स में एंटरटेन नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। सर एक बार दोबारा से, मैंने पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि सर ये बताओ कि स्कोर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्कोर्स में कोई भी आदमी अगर कंप्लेनेंट बनना चाहता है तो उसको अपने आप को पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो ये बनता है कि आपको कितने समय के अंदर स्कोर्स के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स है जिनको स्कोर्स के प्लेटफॉर्म में एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी, डीलिस्टेड कंपनी, स्टक ऑफ कंपनी जिनका नाम स्टक ऑफ हो चुका है फ्रॉम आरओसी, फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि लिक्विडेशन जिसका हो चुका है या जो अंडर लिक्विडेशन चल रही है ना, या फिर कुछ केसेस जो कि पेंडिंग चल रहे हैं, या फिर किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंडर अगर वो केस आ रहा है, तो इस तरह केसेस को हम यहाँ पर हैंडल नहीं करते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर ना आपको सीधा ही मैं लेके चल रहा हूँ प्रोसीजरल पार्ट पे। अब प्रोसीजरल पार्ट कैसे चलता है वो आपको पहले समझने के लिए ना एक छोटा सा चार्ट आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप समझिए और यहीं से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंप्लेनेंट ने स्कोर्स के थ्रू एंटिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो यही होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये एंटिटी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको विद इन 21 days फ्रॉम द डेट जब उसने कंप्लेंट फाइल करी है अपलोड करना होगा एटीआर। एटीआर इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट, मतलब उस कंप्लेंट के अगेंस्ट एंटिटी क्या एक्शन ले रही है उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को 21 दिन के अंदर अपलोड करना होगा। याद रखना ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, यानी कि जैसे ही कंप्लेनेंट स्कोर्स के थ्रू कंप्लेंट करेगा उसी समय वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है उस एंटिटी को जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल हुई थी। और जैसी एंटिटी के पास कंप्लेंट आ जाती है डेफिनेटली उसके पास एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको एटीआर अपलोड करनी जरूरी होती है। सर सपोज करो
अब ये जो पूरा प्रोसेस है, लाइक कंप्लेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है, क्या उसको एटीआर टाइम से फाइल हो रही है नहीं हो रही, इन सब की मॉनिटरिंग के लिए सेबी ने कहा कि हम बनाएंगे डेजिग्नेटेड बॉडी। अब ये डेजिग्नेटेड बॉडी का काम क्या होगा, ये मॉनिटर करेगी, हैंडल करेगी और साथ साथ नॉन एनफोर्समेंट एक्शन लेगी। मतलब क्या, मान लो आपने 21 दिन के अंदर एटीआर फाइल नहीं करा, तो फिर ये आपके अगेंस्ट एक्शन में भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये सारा हम लोग प्रोसीजर के अंदर अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आराम आराम से देखेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डेजिग्नेटेड बॉडी का। अब मैंने पहले ही बोला डेजिग्नेटेड बॉडी का काम क्या है सर, मॉनिटर करना, हैंडल करना ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एंटिटीज। यानी कि जो भी आप कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं उन सब की मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस कौन कर रहा है, डेजिग्नेटेड बॉडीज। फिर उसके बाद टेकिंग नॉन एनफोर्समेंट एक्शन इंक्लूडिंग एडवाइजरी इशू करना, क्वेश्चन लेटर्स इशू करना फॉर नॉन रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, रेफरिंग टू द सेबी फॉर एनफोर्समेंट एक्शंस। ये आप लोगों को टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन एनफोर्समेंट एक्शन यानी कि आपको एडवाइजरीज देनी पड़ेंगी, क्वेश्चन लेटर देने पड़ेंगे, ताकि आप जो है टाइमली उसको रिड्रेस करो। मॉनिटरिंग, हैंडलिंग एंड टेकिंग नॉन एनफोर्समेंट एक्शंस, डन, ठीक है। अब यहां पर वो क्या कहता है, यहां पर वो कहता है कि पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा। जितनी भी एंटिटीज जिनके पास कंप्लेंट्स रिसीव हो जाती है थ्रू स्कोर्स, उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच कंप्लेंट्स, ठीक है। 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंप्लेंट आपको रिड्रेस करना पड़ेगा। The complaints which are lodged on the scores against any entity shall be automatically forwarded to the concerned entity through scores। मैंने पहले ही बोला, जैसी कंप्लेंट आप फाइल करोगे वो ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्डेड हो जाएगी और साथ में वो फॉरवर्डेड हो जाती है टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑल्सो, जो भी डेजिग्नेटेड बॉडी है, ठीक है। फिर उसके बाद एंटिटी शैल रिजॉल्व द कंप्लेंट एंड अपलोड द एटीआर ऑन 21 कैलेंडर डेज। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है सर। द कंप्लेंट्स against entity shall be simultaneously forwarded through scores to the relevant designated bodies also। मतलब वो जो कंप्लेंट है वो डेजिग्नेटेड बॉडी के पास भी जाएगी ताकि वो उसको मॉनिटरिंग और हैंडलिंग कर सके, और साथ में कंसर्न एंटिटी के पास भी जाएगी, ठीक है। इसका काम क्या है, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। सेबी में कॉन्करेंटली मॉनिटर, मतलब सेबी कह रहा है भाई डेजिग्नेटेड बॉडी मैंने रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं नहीं देख रहा, क्या मैं भी साथ साथ देख रहा हूं कि ये ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है सर। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लेते हैं कि एंटिटी ने एटीआर अपलोड कर दी। अब जैसे एटीआर अपलोड हुई तो इसका मतलब कंप्लेनेंट के पास एक्शन टेकन रिपोर्ट चली गई, ठीक है। इन केस कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, मान लो आपने एटीआर पढ़ी और आपको लगा ओके फाइन आई एम सेटिस्फाइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑन द स्कोर्स, यानी कि ये मान लिया जाएगा कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, खत्म। या फिर कंप्लेनेंट डज नॉट चूज टू रिव्यू। देखो दो ही बातें होंगी, या तो आप सेटिस्फाइड हो या सेटिस्फाइड नहीं भी थे बट आपने रिव्यू, याद रखना रिव्यू लेने के लिए आपके पास 15 दिन का समय होता है, ठीक है ना। आपके पास 15 डे कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एटीआर आपके पास टाइम होता है टू टेक रिव्यू। लेकिन अगर आपने मान लो रिव्यू नहीं मांगा तो हम ये मान के चलेंगे डीम्ड एज बीइंग सेटिस्फाइड, और वहां पर ये माना जाएगा कि ये कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है, ठीक है सर। लेकिन इन केस कंप्लेनर ने रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई मुझे रिव्यू करना है, आई एम नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद योर एटीआर, आई वांट इसको रिव्यू किया जाए, provided by the entity or entity not submitted ATR within 21 calendar, the concerned designated body shall take cognizance of the complaint for the first review। मतलब समझ रहे क्या हुआ, मतलब एंटिटी ने अपनी एटीआर फाइल कर दी थी और आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो क्या यहां पर डेजिग्नेटेड बॉडी जो है ना वो उसका कोगनिजेंस ले लेगी, यानी कि वो कहेगी ओके फाइन फर्स्ट रिव्यू के लिए आई विल टेक केयर ऑफ, हम एंटिटी के साथ बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड बॉडी शैल टेक अप द फर्स्ट रिव्यू विद द कंसर्न एंटिटी वेयर एवर रिक्वायर्ड, the concerned entity shall submit ATR to the designated body within the time stipulated by the designated body। क्या कह रहा है वो, the concerned entity shall submit ATR to the designated, मतलब जब हमने उसके साथ
बात करी तो उसको बोला कि भैया देखो ये सब चेंजेस करके आप दोबारा से हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के दे दो। ठीक है सर। अब उसके बाद जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट दोबारा बनकर आएगी, क्या डेजिग्नेटेड बॉडी उसको चेक करेगी और उसके ऊपर क्या आपसे कोई क्लैरिफिकेशंस वगैरह भी मांग सकती है? यस सर। और वो सारा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा उस एंटिटी को, वेर एवर सॉट एंड विद इन सच टाइमलाइन जो भी हमसे मांगी गई है। फिर डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगी? shall stipulate the timeline in such manner to ensure that ये रिवाइज्ड एटीआर को कंप्लेनेंट को हम स्कोर्स पे फाइल करेंगे विद इन 10 कैलेंडर डेज ऑफ रिव्यू सॉर्ट। 10 दिन फ्रॉम द डेट जब आपने रिव्यू मांगा, उसके 10 दिन के अंदर हम रिवाइज्ड एटीआर फाइल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिव्यू मैकेनिज्म। वेरी सिंपल। सिंपल है यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, गलत बात है। बहुत सिंपल है ना भाई। एंटिटी ने एटीआर फाइल करा, तेरे को पसंद आ गई, रिजॉल्व। लेकिन अगर तेरे को पसंद नहीं आई तो रिव्यू मांग सकता है। तू रिव्यू मांगेगा, तेरे पास टाइम लिमिट है 15 कैलेंडर डेज। तूने रिव्यू मांगा, अब कोग्निजेंस कौन सा लेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी। डेजिग्नेटेड बॉडी कंसर्न एंटिटी के साथ बात करेगी और उसको समझाएगी कि भैया ये प्रॉब्लम्स है, तो दोबारा से एटीआर को रिवाइज कर दे। एटीआर रिवाइज करने के बाद डेफिनेटली मेरे पास पावर है कि मैं उससे कुछ और डिटेल्स भी मांग सकता हूँ, और वो आपको मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं यहाँ पे रिवाइज एटीआर फाइल कर दूंगा। लेकिन सवाल अब फिर से, प्रॉब्लम क्या? सर नाउ इट इज पॉसिबल क्या कि सर कंप्लेनेंट को हो सकता है कि वो सेकंड रिव्यू भी लेना चाहे विद इन 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिवाइज एटीआर बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी। इन केस कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड विद द एटीआर या डज नॉट चूज टू रिव्यू, तो ये डिस्पोज ऑफ मान ली जाएगी। लेकिन व्हाट इफ उसने सेकंड रिव्यू मांग लिया? ओ माय गॉड सर, अब समझ लेना यहां पर ना अब क्या होगा, सेबी रोल प्ले में आ जाएगा। इन केस अगर कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड as with the ATR provided by the designated body, a concerned designated body has not submitted ATR, the SEBI may take cognizance, यानी कि अब जो भी पावर डेजिग्नेटेड बॉडी के पास थी दैट विल स्टेप इनटू द शू। हाँ जी, और अब ये पावर किसके पास आ जाएगी? सेबी के पास। अब सेबी किसको पकड़ेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी को भी पकड़ेगा, कंसर्न एंटिटी को भी पकड़ेगा, और वो कहेगा भाई क्या ड्रामा मचा रखा है यार, क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तुम इसकी प्रॉब्लम को? तो SEBI may take up the review with the stakeholder involved, including concerned entity, designated body. The concerned entity or designated body shall take immediate action on the receipt of second review complaint from SEBI and submit revised ATR to the SEBI. खत्म। फिर SEBI या डेजिग्नेटेड बॉडी अगर ये चाहे तो फिर से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, और आपको वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना क्या है। The second review complaint shall be treated as resolved or disposed or closed only when SEBI disposes or closes the complaint on the scores. अब जब तक SEBI नहीं बोलेगा ना तो ये क्लोज्ड नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। सिर्फ फाइलिंग करने से डज नॉट मीन कि ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है। अब SEBI यहां पर अपनी तसल्ली करेगा और वो बोलेगा कि यस, मेरे हिसाब से ये कंप्लेंट अब डिस्पोज ऑफ मानी जाती है। सर अब यहां पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। सर आपने एलओडीआर पढ़ा हुआ है ना? एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 13 पढ़ी होगी, जहां पर अगर आपको याद हो तो वहां पर भी यही था कि स्कोर्स के अंदर अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स आई हैं तो उसको आपको टाइमली रिजॉल्व करना जरूरी होता है। वो यहां पर क्या कह रहा है, मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि आपने नहीं करा, तो भाई आप एलओडीआर भी तो वायलेट कर रहे हो, और एलओडीआर वायलेट कर रहे हो तो इसका मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट वायलेट कर रहे हो। लिस्टिंग एग्रीमेंट वायलेट कर रहे हो तो मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज से पंगे ले रहे हो ना। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। 1000 रुपये पर डे का फाइन लगा भाई लड़के पे, ठीक है जी। इसके ऊपर 1000 रुपये पर डे का क्या लगा दे, फाइन लगा दे, अगर जो आपका कंप्लेंट फाइल हुआ था दैट वाज अगेंस्ट लिस्टेड एंटिटी। फिर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू इंटीमेटिंग लिस्टेड कंपनी अबाउट द लेवी ऑफ फाइन्स व्हाइल आल्सो डायरेक्टिंग इट टू सबमिट एटीआर ऑन द पेंडिंग कंप्लेंट एंड पेमेंट ऑफ फाइन्स विद इन 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस। फाइन लगाना है, इतना ही नहीं, आपको उनको एक नोटिस भी जारी करना है। कैसा नोटिस? कि भाई उनको बोलो कि भाई अपनी जो पेंडिंग एटीआर है उसको जल्दी से जल्दी क्या करो, अपलोड करो, और फाइन पे करो 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। इन केस अगर मान लो लिस्टेड कंपनी जो है वो फेल कर जाती है टू रिड्रेस,
or to pay fine levied within 15 दिन from the concerned DSC shall give notice to the promoter now. पहले हम कंपनी को नोटिस देंगे और उसके बाद अब हम प्रमोटर को भी नोटिस भेज देंगे। प्रमोटर को बोलेंगे भाई देख ले तेरी कंपनी क्या ड्रामे कर रही है, ठीक है, और तू ये फटाफट से सारा काम कर, सारे फाइन वाइन पे कर 10 दिन। यानी कि अब हम प्रमोटर को नोटिस जो भेज रहे हैं उसके 10 दिन के अंदर प्रमोटर को बोल रहे हैं भाई ये तू काम फटाफट से करवा ले, ये ना हो कि हम तेरे को यहाँ पे तेरे अगेंस्ट एक्शन आ जाए। इन केस अगर लिस्टेड कंपनी अभी भी फेल कर जाती है, ओ माय गॉड, पंगे पे पंगा, तो डीएससी इंटीमेट करेगी डिपॉजिटरीज को। मैंने कहा भाई ठीक है भाड़ में जाओ। डिपॉजिटरी को बोला भाई सुन, ये ज्यादा ड्रामे कर रहे हैं, इनका फ्रीज कर दे अकाउंट, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर को फ्रीज कर दो। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? इन केस अगर लिस्टेड कंपनी एंटिटी फेल्स टू पे फाइन और रिजॉल्व द कंप्लेंट डिस्पाइट ऑफ द नोटिस as stated, DSC may initiate other action as it may deem appropriate. Oh my God, 20 मिनट, आपने तो 20 ही बोला था। अरे हाँ यार, क्या हो गया फिर, खत्म हो गया बस। ये थोड़ा सा देख लो, ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप स्कोर्स में जा सकते हो। नॉन अपडेशन ऑफ द एड्रेस, नॉन रिसीट ऑफ द बोनस, नॉन रिसीट ऑफ द डिविडेंड, डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, नॉन रिसीट ऑफ द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, नॉन रिसीट ऑफ फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट, नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिविडेंड, नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, जिनके अगेंस्ट आप जा सकते हैं ऑन द पोर्टल ऑफ स्कोर्स। ठीक है जी। तो सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? वैसे तो ये आपके स्टडी मैट में ही दिया हुआ है एज सच, ठीक है बेटा, तो मैंने वहीं से पिक किया हुआ है, नथिंग न्यू। हाँ, आप चाहो तो मैं इसको आपके ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर देता हूँ, आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द, कुछ एक दो वीडियोस और डालूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है।